Hello students, so after talking about CFT in octahedral cases, now let's talk about CFT in tetrahedral cases कि crystal field theory या CFAC हम कैसे calculate करते हैं in case of tetrahedral complexes. So our next topic is CFT in tetrahedral complexes, right? आप सबको पता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. अगर टीडी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, सो इन दैट केस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, राइट बेटा. लेकिन CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसका मतलब हम कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट. सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. कोई भी एग्जाम्पल आप लेंगे. लेट्स से मेटल आयन इज सराउंडेड बाय ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू 4. कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा बेटा 4. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल NiCl4 2 नेगेटिव. लेट्स से दिस इज एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो निकल आपको पता है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. निकल नॉर्मली क्या होता है बेटा 28 एटॉमिक नंबर, सो D8S2 और ये 3D होता है और ये 4. ये D8S2 मैं ऐसे बताती हूँ बच्चों को. 28 का मतलब D में 8 और S में 2 और ये 3D होता है, ये 4S2 होता है. तो निकल 2 प्लस क्या बनेगा बेटा 3D8, राइट. एंड बिकॉज दिस इज अ वीक फील्ड लीगेंड, Cl नेगेटिव जो है दिस इज वीक फील्ड लीगेंड, राइट. वीक फील्ड लीगेंड की अगर हम बात करें तो देखिए ये होगा आपका निकल D8 means 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and because chloride is weak field ligand, so S is vacant, P is also vacant. So what it is going to use this S and 3P. So obviously the hybridization जब mixing होगी इनकी redistribution होगा एनर्जी का. So यहाँ पे हमारा hybridization क्या होगा बेटा sp3. So in such cases, in such complexes, how the CFT takes place, how this splitting of d orbitals take place, let's try to understand that thing. ओके सो यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है. यानी कि ऑक्टाहेड्रल में जैसे 6 लिगेंड्स वर अप्रोचिंग मेटल, सो हियर 4 लिगेंड्स विल बी अप्रोचिंग द सेंट्रल मेटल और मेटल आयन, राइट. सो अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल में, देखिए आप कैसे रहेगी स्प्लिटिंग. डी ऑर्बिटल्स की का केस देखते हैं हम लोग किस तरीके से, या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनती है. अगर कोई रूम में आप बैठे हैं बेटा तो मैं बड़ा सिंपल वे में बच्चों को बताती हूँ. जो आपका फ्लोर है, जिस रूम में आप बैठे हैं उस फ्लोर का एक डायगनल आप ले लो और एक सीलिंग का डायगनल ले लो. तो फ्लोर का सपोज आपने ये वाला डायगनल लिया है तो सीलिंग का ये वाला डायगनल लीजिए बेटा. और इन सारे कॉर्नर्स पे जो एटम्स प्रेजेंट है और सेंटर वाले से जब अटैच करोगे, so this particular atom is मानी अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल. जैसे ये सीलिंग है तो सीलिंग वाला डायगनल ले लिया आपने, ये ले लिए 2 एटम्स हो गए, 2 लिगेंड्स हो गए. और ये इसका ऑपोजिट डायगनल, फ्लोर पे इसका क्या ले लिया हमने ऑपोजिट डायगनल लिया है. और मान लीजिए सेंट्रल मेटल है तो मेटल को कितने लिगेंड्स अप्रोच करें, 4 लिगेंड्स आर अप्रोचिंग द सेंट्रल मेटल, राइट बेटा. और अगर हम इसके एक्सिस देखें तो एक्सिस इसके किस तरीके से, देखो एक्स एक्सिस, this is y axis and this is z axis. so x y z axis. अब आप खुद सोचिए जो लीगेंड्स इनको अप्रोच कर रहे हैं, जो लीगेंड्स मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, ये these are the ligands, 4 ligands, right. they are approaching in between the axis, not along the axis. जैसे ऑक्टाहेड्रा में लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहा था along the axis, बट यहाँ पे जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो कैसे अप्रोच कर रहा है in between the axis. So one thing is clear, ligand in tetrahedral complexes cases, ligands are approaching or ligands approach metal or metal ion in the direction in between the axis,
एक्सिस के बीच से अप्रोच कर रहे हैं बेटा, तो बीच से अप्रोच करेंगे तो उन्हीं ऑर्बिटल से इनका इंटरेक्शन होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बीच में होगी। अब डी का शेप देखते हैं, आप लोग खुद देखिए। डी का अगर हम शेप देखें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ठीक है बेटा। शेप चेक करते हैं। डी एक्स वाई आपको पता है कि द लोब्स लाई इन बिटवीन द एक्सिस, वाई जेड में भी लोब्स लाई इन बिटवीन द एक्सिस, और जेड एक्स में भी लोब्स लाई इन बिटवीन द एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस एक्स वाई हो जाएगी, यहाँ पे वाई जेड हो जाएगी, और यहाँ पे एक्स जेड हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये वो एरिया है जहाँ पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की क्या है, मैक्सिमम है। सेम है, डबल डम्बल शेप होता है डी ऑर्बिटल्स का, ये हो गया आपका, ये वो एरिया है जहाँ पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज़्यादा है। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये तो 3 ऑर्बिटल हो गए, नेक्स्ट ऑर्बिटल्स क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप देखिए, ये है along the axis, not in between the axis. So this is x axis and this is y axis. dz square का शेप क्या है बेटा, this is dz square, और ये रिंग है जो xy प्लेन में लाई करती है, राइट। So this is x axis, this is y axis and this is z axis. So ये वो एरिया है एक्स वाई का, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, जहाँ पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की क्या है, मैक्सिमम है। अब खुद सोचिए लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है, अलॉन्ग द एक्सिस या इन बिटवीन। अलॉन्ग द एक्सिस तो नहीं है, दिस इज इन बिटवीन एक्सिस, और इन बिटवीन एक्सिस अगर लिगेंड आएगा तो देखो यहाँ पे लिगेंड आ रहा है, इन बिटवीन एक्सिस आ रहा है, तो सब में इन बिटवीन एक्सिस हम लिगेंड को प्लेस करते हैं। सो देखो ये लिगेंड जो रेड मार्क से आ रहा है, ये लिगेंड यहाँ पे कैसे आएगा, इन बिटवीन द एक्सिस, तो डेफिनेटली इन बिटवीन द एक्सिस। यहाँ से भी लिगेंड अप्रोच करेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी। अब आप खुद सोचिए लिगेंड का डायरेक्ट इंटरेक्शन कौन से केस में होने वाला है। लिगेंड डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा इन डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन से, सो डेफिनेटली हेयर इट विल बी मोर रिपल्शन। यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली ज़्यादा रिपल्शन होगा, और ज़्यादा इन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और मेटल के डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से इनका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। इस केस में देखो ये तो बीच से आ रहा है, तो इंट्रैक्शन कम होने से रिपल्शन लेस, बहुत कम है, लेस रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी डिक्रीजेस। अब देखते हैं कैसे स्प्लिटिंग होती है बेटा। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो अगर फ्री मेटल है आपका या फ्री मेटल आयन है, सो दिस इज डी, अ सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स विच आर डीजेनरेटेड, तो ये है फ्री मेटल और मेटल आयन, जब उसको कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करना। अब जब लिगेंड अप्रोच करने लगेगा तो स्फेरिकली सिमेट्रिक वो मिलेगा उसको क्रिस्टल फील्ड, तो इसकी एनर्जी पूरे 5 के 5 की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। सो दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, क्योंकि ये सिमेट्रिक होने की वजह से यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल्स क्या है, डी जनरेटेड है, दे आर ऑल आर हैविंग सेम एनर्जी। अब क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी। अब आप खुद सोचिए, इन 3 की तो क्या होगी एनर्जी अप, और इन 2 की क्या होगी डाउन, और इन 3 के सेट को क्या बोलते हैं बेटा, आप सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल में, T2G, और इन 2 के सेट को क्या बोलते हैं बेटा, EG। अब आप खुद सोचो टेट्रा में कौन डाउन आया एनर्जी वाइज, EG, अब कौन गया, T2G। तो यहाँ पे अगर हम देखें एनर्जी वाइज, दिस कम्स आउट टू बी, इट्स एनर्जी डिक्रीजेस, तो ये EG हो गया, और जिसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है वो क्या हो गया बेटा, दिस इज T2G, राइट। अब अगर हम देखें इसको, अगेन सेम थिंग, दिस इज कॉल्ड बेरी सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल में था ऐसे यहाँ पे भी क्या है, बेरी सेंटर है। और इस एनर्जी को देखें, दिस एनर्जी इज कॉल्ड CFAC इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, डेल्टा T बोला जाता है इसको। और जो एनर्जी ज़्यादा हुई है, ज़्यादा T2G की ज़्यादा हुई है, तो ज़्यादा भी किस एक्सटेंट से हुई है, 0.4 डेल्टा T, और जो कम हुई है वो भी किस एक्सटेंट से, -0.6 डेल्टा T। रिमेंबर दैट
there it was delta O, here it is delta T. T stands for tetrahedral. तो अगर हम देखें delta T क्या हुआ बेटा, delta T is CFAC for tetrahedral complexes. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFAC है, राइट कितना इंक्रीज हुआ है 0.4 से और डिक्रीज कितना हुआ है 0.6 से। तो अगर हमें CFAC निकालना है तो अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अब खुद सोचिए। EG में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG इनटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, -0.6 डेल्टा T प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G मल्टीप्लाइड बाय 0.4 डेल्टा T, राइट बेटा। ये हो गया है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हाउ टू कैलकुलेट आउट CFAC, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, वट एवर नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स यू आर गिवन विद, आप उसी हिसाब से इनको प्लेस करिएगा एंड देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट इट्स CFAC वैल्यू। अब बात आती है CFAC फॉर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, व्हाट इज द रिलेशन, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ तक ये पिक्चर क्लियर हो गई है। यहाँ पे स्प्लिटिंग जस्ट रिवर्स है ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल में T2G वॉज बिलो एंड EG वॉज अबाउ। EG का एनर्जी ज़्यादा था, T2G का कम था। यहाँ पे उल्टा है, T2G की ज़्यादा है एनर्जी और EG की कम है एनर्जी। सो दिस वे यू कैन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला you can easily calculate out CFAC for tetrahedral complexes, right बेटा। अब हम कंपेयर करते हैं कि CFAC टेट्राहेड्रल का और ऑक्टाहेड्रल का क्या रिलेशन है, मानी कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो वो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं, राइट बेटा। तो अगर हम देखें CFAC टेट्राहेड्रल का कम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा CFAC फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डेल्टा T से, ठीक है। CFAC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से। क्या रिलेशन है, डेल्टा O इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा T। समटाइम्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है और किस क्या उनका रिलेशन है। यू शुड नो दिस कि टेट्राहेड्रल कम होता है, डेल्टा टेट्राहेड्रल इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, राइट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि टेट्राहेड्रल का CFAC कम क्यों है। एक तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होने से जो क्रिस्टल फील्ड एसिमेट्रिक जनरेट होगा वो कम होगा, राइट। तो वाई CFAC फॉर और वाई डेल्टा T इज लेस देन डेल्टा O, क्यों होता है ऐसा। पहला रीज़न हो जाता है लेस नंबर ऑफ लीगेंड्स। लीगेंड्स का नंबर क्या है बेटा, कम है। ऑक्टाहेड्रल में देयर वर 6 लीगेंड्स, हियर इट इज हैविंग 4 लीगेंड्स। सेकेंड वन क्या होता है, नो डायरेक्ट रिलेशन। अब देखो लीगेंड जो जाते हैं वो कौन से ऑर्बिटल्स में जाते हैं, S या P में, जबकि ऑक्टाहेड्रल में लीगेंड कहाँ जाता है, D2sp3 या sp3d2, तो D को भी इन्वॉल्व करता है। टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होता है बेटा, sp3, ये हुआ टेट्राहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आइदर D2sp3 और sp3d2। तो देयर इज नो डायरेक्ट मानी कोलिशन और डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इनसे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन नहीं होता, बट यहाँ पे इनसे क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन है। सो लेट्स नेक्स्ट क्या हो गया, नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ metal and ligand. So these are the two reasons for which we can say that tetrahedral complexes have low or less value for their CFAC in comparison to octahedral. Square planar का अगर कभी competition में पूछ लिया जाए for square planar complexes क्या होगा बेटा, their CFAC is higher than octahedral, इनका CFAC ज़्यादा होगा. So this is square planar. Delta for square planar is always equal to 1.3 delta O. This is the relation. If this is being asked in competition, और बाकी tetrahedral complexes most of the time they are high spin complexes. जो tetrahedral complexes हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp3. इनका जो complexes बनेंगे they are low or high, they generally form high spin complexes.
So they generally form high spin complexes. राइट सो दैट्स ऑल अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अगर कभी CFSE कैलकुलेट करना आए तो आप फॉर्मूला सिंपल सा लगा देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg मल्टीप्लाइड बाय 0.6 माइनस के साथ डेल्टा T प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G multiplied by 0.4 into delta T, right? This way you can calculate out. That's all about CFSE in case of tetrahedral complexes.